बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से मिला गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। इसके साथ साथ जी पॉजिटिव खबरें आ रही है कोरोना के हवाले से, और ये भी हमने कल देखा आगे खबरें चल रही थी कि कोरोना अब दम तोड़ आए इंशाल्लाह। जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इसके साथ आवाम जो है सपोर्ट करी गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन और SOPs में, तो इंशाल्लाह केसेस आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता मजीद कम हो जाएंगे, और अगर ये कंसिस्टेंट रहे तो जो पाबंदियां हैं उसमें मजीद रिलैक्सेशन आ जाएगी, जिसमें पहले भी कहा गया था कि कारोबारी टाइमिंग्स जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, और जो तबकात बिल्कुल ही बंद है उनको भी खोलने के बारे में गौर किया जाएगा। इवन सिंध में भी बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। उन्होंने SOPs की सख्त जो है पाबंदी की, और उसके बावजूद जो SOPs की खिलाफ वर्जी के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई थी उसको फॉलो किया, और वहां पर भी अब ग्राफ डाउन होना शुरू हो गया। एक और अच्छी खबर भी है जी, आज कोविड का तो 2.5 रेशो आ ही रहा है, लेकिन PSL 6 शुरू होने जा रहा है, और आज रात 9 बजे पहला मैच। बिल्कुल, तो आज रात 9 बजे पहला मैच है, तो उसकी तैयारियां भरपूर हो चुकी हैं। UAE के अबू धाबी स्टेडियम में जो है ये होगा मैच। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, और इसके साथ साथ तैयारी है उस पर भी आज हम तफसीलन बात करेंगे, कैसे तैयारी की है और क्या एक्सपेक्ट है। फिर ये भी हमने देखना है कि पॉलिटिकली जो इस वक्त सिचुएशन है PDM और हुकूमत के दरमियान, फिर बजट भी आने वाला है, तो तमाम चीज़ें ये डिस्कस होने वाली हैं। टॉप स्टोरीज पर हम पहले नजर डालें जी, टॉप स्टोरीज पर नजर डालेंगे, और उसमें जैसे अबूजर अभी बता रहे थे कि हम बहुत से पॉलिटिकल सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे और खेल भी डिस्कस करेंगे, और आपसे बहुत ही खास मेहमानों की मुलाकात भी कराएंगे। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। जी, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे PSL 6 की। आज से अबूधाबी में शुरू होगी। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे, और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज TV राइट्स की वजह से पाकिस्तान में नहीं दिखाई जा सकेगी। पाकिस्तान इंग्लैंड 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज अगले माह खेली जाएगी। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आला सिंध की विफाक पर चढ़ाई। सिंध से विफाक का नारवा सलूक हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहते हैं हमें भी तरक्याती कामों के लिए 25% हिस्सा दें। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट 2102 अरब रुपए मख्तस किया जा रहा है, और CPEC मनसूबों के लिए 87 अरब रुपए भी रखे गए हैं, जबकि बजट 2021 वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन 11 जून को पेश करेंगे। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान कोविड की सिचुएशन। 77 लोग जो हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों में जान की बारी हार गए, जबकि मजीद 1118 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मस्बत केसेस की शरह 2.54% रही। फाइजर वैक्सीन की सूबों और विफाकी इकाइयों को फराहमी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान को कोवैक्स के जरिए फाइजर वैक्सीन की 1,06,000 खुराकें मिली हैं। इसके अलावा आज हम 24/9 में आपकी मुलाकात कराएंगे कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट जिसने भारत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। नुमान महसूद होंगे आज हमारे मेहमान। तो ये स्टोरीज, और सबसे पहले जो आज हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं वो है जी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और फिर जो एक इशू चल रहा है सिंध और विफाक के दरमियान, क्योंकि जैसे ही बजट करीब आ रहा है तो वज़ीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा है कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कना कोई विफाकी हुकूमत से सीखे, क्योंकि सिंध के साथ नाइंसाफ़ियों का अजाला भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि रवा माह वज़ीर आज़म को 7 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखा, जिसमें नाइंसाफ़ियों का जिक्र भी किया, और उसमें कंपैरिजन किया गया कि किस तरह से KPK बलूचिस्तान और पंजाब को फंड्स दिए जा रहे हैं और सिंध को पीछे रखा जा रहा है। सिंध के चाहे नेशनल प्रोग्राम हो, वो NHA के प्रोग्राम्स हों, या फिर वो लाहौर से सखर तक मोटरवे की बात की जाए, उन्होंने उस तमाम चीज़ का जिक्र किया। इसके साथ साथ फिर जब इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो असद उमर ने की, और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने वज़ीर आला के बारे में कहा कि उन्होंने कुल मजमूई तौर पर 3 शिकायत की हैं, और सिंध के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी की विफाक में 1 बार और सूबाई सतह पर 3री बार रही है, तो सिंध पे जो काम नहीं हुआ वो उनकी ऑब्वियसली वही बात हुई कि पिछली अदवार में क्या होता रहा और अभी क्या हो रहा है, उस तरह से उन्होंने पूरा उसको बिल्कुल। तो उन्होंने 3 जवाबात भी दिए हैं, और क्या ये 3 जवाबात तसल्ली बख्श हैं ये ज़रूरी है देखना। और इसके साथ साथ ये भी देखना कि बिलावल भुट्टो ने जब कहा कि हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जरदारी शौकत साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, और उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं, जैसे ही बजट करीब आ रहा है तो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत खुल के सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने ख़त भी लिखे हैं, बल्कि उन्होंने अब ये कह दिया है कि शायद अब मैं दोबारा ख़त नहीं लिखूंगा। परेशान लगे हैं, सिचुएशन आपको कैसी नज़र आ रही है इस वक्त?
जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और जो बयानिया इमरान खान साहब लेके आए हैं अपने मुखालिफिन के हवाले से, ये उसी बयानिए का तसलसल है। इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन नहीं है। पाकिस्तान के चारों सूबों में करप्शन है, रिपोर्ट्स आती रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 से लेकर आज तक मुसलसल जब भी बजट का वक्त आता है, एक तो ना सिर्फ सिंध की जो तरक्याती बजट है उसको मुसलसल कम किया जा रहा है। मैं न्यू स्कीम्स की बात कर रहा हूँ जिसको कल सीएम साहब ने भी दोहराया और उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वजीर आजम साहब अपनी तरफ से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सिंध की जो है वो नालियां बनाना शुरू कर देंगे, सिंध के यूनियन काउंसिल लेवल तक वो चले जाएंगे, तो फिर ये जो सिंध की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि मुरादी शाह साहब ने कल एक सवाल उठाया कि उस इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो मैंडेट है फिर वो कहाँ जाता है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये बजट्स में जब भी वफाक में और सिंध में दो अलग जमातों की हुकूमत होती है तो ऐसा हमेशा हमें नजर आता है कि फंड्स की जो तकसीम है उस पर हमेशा इख्तलाफात सामने आते हैं। लेकिन क्या ये इख्तलाफात सिंध के अवाम को फ़ायदा दे सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। क्या वो स्कीम्स जो कि डायरेक्टली वजीर आजम साहब जो है वो इंडल्ज करवाना चाह रहे हैं बजट में, जैसे उनके जो इत्तेहादी हैं, उनके जो हल्के हैं, उनमें जो स्कीमें वो देना चाह रहे हैं, जब वो स्कीमें आएंगी तो बात आएगी इम्प्लीमेंटेशन फेज पे, उनके टेंडरिंग फेज पे, फिर वहां पे आपको वो काम करवाने हैं जो काम डेफिनेटली सिंध हुकूमत के जरिए ही होंगे। जब एक सरकार से आपने कंसल्ट भी नहीं किया और एक सरकार की दी हुई जो लिस्ट ऑफ स्कीम्स है उसको शामिल भी नहीं किया, तो इट्स ए ह्यूमन नेचर, जब आप मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं क्यों आपका काम होने दूंगा। तो ये मेरे ख्याल से ये जो सारा ये जो माहौल बना है, ये अपोजिशन बराए अपोजिशन हो रही है दोनों जमातों की तरफ से, दोनों साइड से। मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि वफाक कर रहा है या सिंध कर रहा है, लेकिन जो जेन्युइन चीज आपको नजर आएगी वो फिगर्स हैं पिछले 3-4 सालों के, जिसमें बतदरीज हमें एक कमी नजर आई है सिंध के फंड्स के हवाले से, जबकि जहां पे बढ़ावा होना चाहिए था। जैसे कल निसार खोड़ो ने फिगर कोट किया कि जी 444 बिलियन का जो पीएसडीपी है उसमें सिंध के कुछ अजला को सिर्फ 20 अरब रुपए देकर उस पूरे 444 बिलियन की पीएसडीपी से सिर्फ 20 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। तो एक तो वफाक सिंध हुकूमत के साथ कंसल्टेशन नहीं कर रहा, विच इज वेरी डेंजरस, क्योंकि आपके पास कवानीन है, आपके पास आइन है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और दूसरा ये जो फंड्स बतदरीज कम होते जा रहे हैं, इससे मैं सिंध हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सिंध के अवाम सवाल उठा रहे हैं कि जी हम तो टैक्स देने वाले हैं, हम तो पाकिस्तान का 60% से ज्यादा का रेवेन्यू देने वाले लोग हैं, तो हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है। और फिर डेफिनेटली इस चीज का फायदा पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली लेगी कि देखें जी जुल्म हो रहा है, हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं लेकिन वफाक हमें करने नहीं दे रहा। तो इट्स अ पास्ट पॉलिटिकल प्रैक्टिस कि कुछ माहौल बन जाए बजट में, जी आपने हमारा ये इशू नहीं माना, फिर दोनों फेस सेविंग कर रहे हैं, वफाक भी पीटीआई भी फेस सेविंग कर रही है अपने इत्तेहादियों को प्रोजेक्ट्स देके, और सिंध सरकार भी फेस सेविंग कर रही है कि जी हमारा तो देखें ना, अगर बदीन में तरक्की होती है तो वो सिंध में होती है, तो सांगड़ में होती है तो सिग्नल्स की वजह से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, हम दोबारा करेंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों तरफ से जो है वो उसको पॉलिटिकली प्ले किया जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिंध के अवाम सफ़र कर रहे हैं, और जब अवाम सफ़र करते हैं तो फिर वो सवाल भी पूछते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सूबा, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला जो तबका है वही अगर महरूम रह जाएगा तो फिर कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। लेकिन शौकत साहब, जिस तरह अभी आप ये जिक्र कर रहे थे कि दोनों साइड से ये गेम खेली जा रही है, सुपरसीड किया जा रहा है सिंध की हुकूमत को और डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाह रही है वफाक, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके जवाब में वफाक कह तो रही है कि हम काम कर रहे हैं, सिंध मान नहीं रही है उसको, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी कुछ अर्सा पहले जब बारिशें हुई और पूरा शहर डूब गया, फिर वजीर आजम साहब आए और एक मीडिया में रिपोर्ट हुआ एक पैकेज 1100 अरब रुपए का। आज तक फेडरल गवर्नमेंट ये बताने से कासिर है कि वो 1100 अरब रुपए कितने अरसे में खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। और मैं आज आपके नाजरीन को बताता चलूं एक फैक्ट कि ये 1100 अरब रुपए का सारा मलबा जो डाला हुआ है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे डाला हुआ है।
कि अगर कोई मार्केट से कोई व्यापारी, कोई सनतकार, कोई पैसे वाला शख्स सिंध हुकूमत के साथ शराकतदारी करके अगर काम करवाएगा तो इस तरह वो 1100 अरब रुपए जो है वो पूरे होंगे। तो अब कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी अगर वफाक चाहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो सिंध में मजबूत हो, तो उनको चाहिए कि वो बजट्स पे झगड़ा करने के बजाय जो सिंध के जेन्युइन इश्यूज हैं उनकी पॉलिटिक्स करें। आप जब कराची एयरपोर्ट से निकलते हैं, जहाज हवा में जाता है, तो आप फिर सिंध को भूल जाते हैं। आपको तो अपने ओहदे चाहिए होते हैं, आपको तो अपनी वजारतें चाहिए होती है। फिर जब आप कराची में लैंड करते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये तो सिंध हुकूमत जुल्म कर रही है। सिंध का पानी का मसला है, उसमें वफाक कहाँ है? सिंध का पानी बंद है, चश्मा जेहलम, टीपी लिंक कैनाल्स जो हैं इलीगली चल रहे हैं, उधर क्यों कलेजा नहीं फट रहा वफाक का? उधर सिंध के लोगों का दर्द क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ उधर ही क्यों हो रहा है? सही कह रहे हैं शौकत साहब, जैसे आपने ये जिक्र किया इन इश्यूज़ का ऑब्वियसली हैं, लेकिन जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कल असद उमर, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने तजावुज़ात के खात्मे के लिए, कचरा उठाने के लिए, नाले साफ़ करने के लिए 90 अरब रुपए के मनसूबों पर भी काम किया है, 25 अरब रुपए पर पानी पर खर्च कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कल फैक्ट के साथ पेपर पर बात कर रहे थे, जब उन्होंने जवाब दिए कैटेगोरिकली। आपको लगता है कि कुछ इसमें हकीकत है या सिर्फ ये मफरूज़े ही थे? सर देखें, पहली बात तो ये है कि मैं इनको मफरूज़े नहीं कहता हूँ। ये जो सिंध में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट से उन्होंने K4 की बात की, जी। ये जो बड़े मंसूबे हैं, ये वफाक और सूबाई हुकूमतों की अपनी शराकतदारी से होते हैं। सिंध हुकूमत पिछले कई सालों से चिल्ला रही है कि जी हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है, वफाक अपने हिस्से का काम क्यों नहीं कर रहा? अब वफाक अपने हिस्से का काम कैसे करेगा? वफाक ने वो फंड्स रिलीज करने हैं सिंध को जिनसे वो काम होना है। अब असद उमर साहब ने कह तो दिया कि जी हमने, अब एक बड़ी मजे की बात कल मैंने जो है वो असद उमर साहब की उसमें देखी कि पिछली हुकूमतों ने जो पैसे खर्च किए उनको भी मिलाकर क्रेडिट ले रहे थे कि जी हमने सिंध को ये दे दिया। हत्ता कि नवाज शरीफ की हुकूमत में जो पैसे सिंध को मिले वो भी ये अपने खाते में ला रहे थे। वो प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2008 के दौर में शुरू हुए, जो अभी तक चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो रहे, उनमें जो पैसा लगा, जरदारी साहब की हुकूमत में जो सिंध को पैसा मिला, वो उस सब का क्रेडिट ले रहे हैं कि जी ये हमने किया। अब जैसे M9 मोटरवे है, हैदराबाद कराची का मोटरवे है, आप देखें कि वो उसका इनॉग्रेशन किसने किया है? वो तो मियां साहब ने किया था। और आज कहेंगे जी हमने इस पे इतने अरब रुपए खर्च कर दिए, और जबकि अब इस मोटरवे का क्या है? वो पैसे अवाम ने देने, हम दे रहे हैं। हम कराची हैदराबाद जाते हैं, हमने कोई 2000 गुना ज्यादा टोल भरना शुरू कर दिया है। और वो सड़क आप देख लें जो मोटरवे बना है, जिसको वफाक क्लेम करता है। तो जो सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जी हमने इस मंसूबे पे अपना 50% लगा दिया। हम जैसे मुरादली शाह साहब खुद कह रहे थे कल के जी हमारा जो 7 का रोड है उस पे हमने 7 अरब रुपए दे दिए वफाक को। वफाक ने 7 अरब रुपए डाल के 14 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट मंजूर करना था। 4 साल हो गए, उन्होंने कहा कि जी सिंध के दिए हुए पैसे अभी तक वो वफाक के कॉन्ट्रैक्टर्स जो NHA है वो नहीं लगा चुका। तो प्रॉब्लम्स हैं, आप सियासत ना करें, नंबर्स के साथ। जी, सियासत ना करें, नंबर्स के साथ खेलें। कल एक बड़ी आपने कहा कि ये पॉलिटिकली इसको प्ले किया जा रहा है दोनों साइड से ही, लेकिन वहीं पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि 2 पाकिस्तान ना बनाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनने दें, बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये उस डेंजरस जोन में जा रहा है सिंध, जहां पर ये बातें जो हैं वो अब खुलकर सामने भी हो रही हैं और वफाक को तनबीह की जा रही है कि ऐसा सलूक ना किया जाए? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी ही पॉलिटिकली मैच्योर पार्टी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि वो बातों को इस नहज पे ना ले जाएं जहां पे तसादुम की सूरत हाल हो। डेफिनेटली जब मैं यहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं कहता हूं कि मेरे इलाके में यहाँ पे मुझे तरक्की की जरूरत है। ये नहीं कि पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, ये कि मैं वहां का बाशिंदा हूं, मुझे पता है कि ये नाली कहां से बननी है, ये सड़क कहां से बननी है, इस गटर का ढक्कन बंद होना है, इस गटर का ढक्कन बंद, ये मेरे काम है क्योंकि मैं लोकल आदमी हूँ वहां का, और मैंने बताना है कि जी मुझे क्या चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, मुझे बताएं कि इमरान खान, क्योंकि वजीर आजम के स्पेशल फंड्स और स्पेशल एलोकेशन हो रही है, मुझे बताएं इमरान खान साहब बदीन कब आए? इमरान खान साहब को क्या पता कि गोलार्ची कहाँ है, गोलार्ची की कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं, कड़ियो गांवर कहाँ है, उसकी कितनी यूनियन काउंसिल्स है, और उनमें से कितनी यूनियन काउंसिल्स में काम करवाना है। इट्स पॉलिटिकल कॉस्मेटिक्स, नथिंग एल्स।
मुराद अली शाह साहब, ये नहीं कि मैं आई एम एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, ये नहीं कि मेरे नाम के साथ जरदारी लगा है तो मैं मुराद अली शाह साहब की वकालत करूंगा। हम क्रिटिसाइज भी करते हैं मुराद अली शाह साहब को, सिंध में जो वो काम नहीं कर पा रहे हैं वहां पे हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन काम मेरा है, गांव मेरा है। आप बाहर के चौधरी बन के आके कहते हैं कि नहीं जी मैं तो इत्थे ही मंजी लासा, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपके मुल्क में कानून है, आपके मुल्क में कानून है। बिल्कुल सही जरदारी साहब, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यही वो बात है जब हम बल्दियाती इदारों की भी बात करते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाना चाहिए, चाहे वो फंड्स की सूरत में हो या पावर्स की सूरत में हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेकिन ये वफाक और लड़ाई पुरानी है और चली आ रही है, नतीजा क्या निकलेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भुगत कौन रहा है? आवाम। बिल्कुल, इसके साथ साथ ये भी सही कहा शौकत साहब ने कि कॉपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस नहज पर नहीं जाना चाहिए। सूबे इकट्ठे होकर बेहतरी के लिए बढ़ते हैं तो पाकिस्तान उससे आगे जाता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त बजट से पहले ये बातें रूटीन में हो जाती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होनी चाहिए और आगे जाकर मामलात को बेहतर कर लेना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक और इंसिडेंट जो कल पेश आया फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ, जहां पर उन्हें एक शख्स ने सरेआम थप्पड़ मार दिया। फ्रांसीसी सदर को फ्रांस के इलाके ड्रोन के दौरे के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ मारा और उसकी वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अब ये देखिए आप, ये सारा मामला हुआ है जब वो एक पब्लिक मीटिंग में थे और पहले उस शख्स को आप देखिए कि पहले उस शख्स ने प्रॉपर प्लान ऐसे लग रहा था कि बनाया है, क्योंकि वो जैसे ही वो सदर उनके करीब आए हैं तो वो वेट कर रहा था। उसने पहले उनका राइट हैंड पकड़ा है अपने लेफ्ट हैंड से ताकि वो पीछे ना हो सके, और फिर उसके बाद उसने जो है ये थप्पड़ रिसीव किया है। तो फिर अब ये हुआ है जी, सारा कुछ सेव फेस करना पड़ा। लेट्स होप कि इससे कुछ ऐसा ना हो कि एक्सप्रेशन की बहुत बात की जाती है फ्रांस में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, तो फिर जब आज़ादी राय है तो उसके नतीजे में उस शख्स ने फ़ायदा उठाते हुए अपना आज़ादी राय इस्तेमाल कर लिया और सरेआम सदर को थप्पड़ मार दिया। बाद में ऑब्वियसली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे पकड़ लिया और फिर उसको जाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई और 2 अफराद को इसमें हिरासत में लिया गया है, एक जो वीडियो बना रहा था और एक जिसने थप्पड़ मारा। और पॉलिसियों लगाए जा रहे थे, तो इसको प्लीज मत इस तरह से बनाएं कि ये कोई खास सेक्ट था उसने थप्पड़ मार दिया या कोई अपनी एग्रेशन का इजहार कर दिया, ये आपका अपना किया धरा है जी। तो अब ये जो सारा मामला है इसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो बात भी कर रही है कि क्यों ऐसा हुआ और इस शख्स ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि फ्रांस में आज़ादी राय के हवाले से बड़ी बात होती है। यहाँ पर जो भी हुआ कार्टून्स के हवाले से, फिर जो हमारे मज़हब के हवाले से जो बात की जाती थी, इस्लाम के हवाले से, उस पर जो फ्रीडम की बात की गई, और अब ये जो हुआ इस पर फ्रीडम क्या है, हद फ्रीडम की, इस पर अब एक दफ़ा फिर से बहस चल पड़ी है। तो लेट्स होप कि ये तमाम मामला जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और एक बड़ी मज़ेदार सी खबर आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी वीडियो को देखकर हम अपने अपने कमेंट्स दे रहे थे। जापान के एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने ऐसा चूल्हा ईजाद किया है कि जिसे गर्म करने के लिए अपनी जगह पर खड़े होकर दौड़ने के अंदाज में उछल कूद करनी पड़ती है और वो चूल्हे का टेम्परेचर जो है वो हाई होता रहता है और आपका खाना पकता रहता है। वाह, मतलब ये कांस्टेंट आपने ऐसे ही करना है, ऐसी हरकतें करनी है, तभी आप जो है वो अपना खाना या जो भी आप चीज़ पका रहे हैं वो आपकी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी एक मुश्किल टास्क नजर और खवातीन के लिए तो जरूर होगी, क्योंकि ज्यादातर चूल्हे के करीब उनको रहना पड़ता है। आप फिजिकली फिट रहेंगे, ये एक्सरसाइज है। मतलब आप देखें ये कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना था कि आप इंसानी जिस्मानी से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, एक बिजली का एक स्पार्क पैदा हो और उससे टेम्परेचर पैदा हो। लेकिन आई थिंक ये सबसे बेस्ट है हमारे जो फिर आप मेरे ख्याल में जैसे ये हो रहा है ना होता है हेल्थ का प्रॉब्लम, जब पाकिस्तान की आती है तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे नहीं, सिर्फ जिस्मानी, मतलब वैसे भी एक फिट जो बंदा हो उसको भी एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पतला है, ऐसा वो पतला है नहीं, मुझे तो पकाने कुछ नहीं आता तो मैं कैसे इसके करीब खड़ा हूँगा। मैं हाँ ये हेल्प कर सकता हूँ, जो पका रहा हो उसके पास जाके जंपिंग करूँ। लेकिन खैर ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग ईजाद है और ये अजीबो गरीब ईजादात के दावेदार भी हैं पहले ही, जिनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 2 हफ्ते पहले ऐसी ही एक अनोखी ईजाद की मुख्तसर सी वीडियो पोस्ट की गई थी और इन्होंने बिजली से गर्म होने वाला एक चूल्हा दिखाया है जो ज़मीन पर रखी हुई, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि एक चीज़ पर रखा हुआ है जिसका कनेक्शन है तार के जरिए, और फिर चूल्हा गर्म करने के लिए वो अपनी जगह पर खड़े इस जंपिंग कर रहे हैं जिससे वो चूल्हा गर्म हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग, ऐसे लग रहा है कि जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो सेट्स तय कर लें। और आप देखें वो जो येलो नीचे रखा हुआ है उसके ऊपर अगर आप पाँव बार बार टैप करें तो उससे क्या होता है कि वो हीट टेम्परेचर जनरेट करता है। इंटरेस्टिंग जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ ऑलरेडी चूँकि जापान में इंसान की जिस्मानी हरारत से चलने वाली फ्लैश लाइट्स और स्लीपिंग बैग बैटरी चार्जेस जैसी कई इजाज़ात ऑलरेडी जापान में आती हैं, तो फिर इसीलिए जब
हों तो हर तरह की इनोवेशंस आप देखते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनोवेशन है। इसकी किस तरह से इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ये तो बात की बात है, लेकिन खैर शुरुआत है, इंटरेस्टिंग शुरुआत है बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी, और एक और शुरुआत होने जा रही है बड़ी इंटरेस्टिंग। शायकीन काफ़ी एक्साइटेड हैं मुझ समेत, क्योंकि आज PSL 6 का दोबारा से आगाज़ होने जा रहा है। चौकों और छक्कों की बरसात होगी और अबूधाबी के PSL का जब मेला सजेगा अबूधाबी के स्टेडियम में, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर जो है वो सबसे पहले आमने सामने होने जा रहे हैं और फाइनल जो है वो 24 जून को खेला जाना है। अब तक टूर्नामेंट में 14 मैचेस हो चुके हैं और मजीद 16 मैचेस अभी बाकी हैं। क्वालिफायर्स और एक एलिमिनेटर समेत 6 डबल हेडर्स होंगे। एक दिन में 2 मैच, चंद दिन ऐसे भी होंगे जो एक दिन में जो मैच होगा वो रात 9 बजे होगा, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, मतलब यहाँ पे ये ज़रूरी है 9 बजे पाकिस्तानी वक्त है, जबकि डबल हेडर्स वाले मैच, पहला मैच 6 बजे और दूसरा रात 11 बजे। जैसे कि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि जो रात 11 बजे वाला है वो शायद हमसे मिस हो जाए, अक्सर हमसे मिस होगा, लेकिन आप देखें शायकीन क्रिकेट तो पूरा इत्तमाम करते हैं। मतलब कल रात को आई वाज सिटिंग इन माय लाउंज एंड माय फादर इन लॉ टोल्ड मी कि आई एम सो एक्साइटेड कि कल मैं बैठ के यहाँ पे मैच देख रहा हूं। पाकिस्तानी लोग एक्चुअली एक्साइटेड होते हैं कि हमने मैच देखना है, हमने अपनी टीम को सपोर्ट करना है। जब मतलब ऑफ होती थी वेकेशन स्कूल से, तो जब ऑस्ट्रेलिया में जब मैचेस होते हैं पाकिस्तान के मुताबिक वो दोपहर सुबह 3-4 बजे शुरू होते थे, तो जब शौक होता है तो मैं सुबह 4 बजे उठ के मैच देखता था। तो ये होता है जब जिनको शौक हो तो। चलें जी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। PSL दोबारा से शुरू हो रहा है और एक्साइटमेंट लेवल जो है वो जिसे कहते हैं ना थर्मोमीटर से बाहर चला गया। ऑब्वियसली जी, तो बड़ा अच्छा टाइम है। एज सच कोई इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हमारे पास कम ही मौजूद हैं। कहीं बाहर भी आप घूमने नहीं जा सकते हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें प्लेयर्स तो गर्मी में खेलेंगे, लेकिन हम थोड़े से बेहतर मौसम में उनको देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा रुकावटें भी आई, लेकिन इवेंचुअली PSL शुरू होने जा रहा है, वो एक बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल फवाद, आपने कहा ना कि एंटरटेनमेंट बहुत कम है। पॉलिटिक्स जहाँ पर पाकिस्तान में जैसी हो तो हर वक्त ही एंटरटेनमेंट यहाँ पर एनीवे रहती है। लेकिन अब चूँकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो इंतज़ार में हैं, ऑब्वियसली आपको क्या लगता है कि तैयारी कैसी है अगर देखी जाए PSL की टीम्स की, क्योंकि क्वारंटीन उसके बाद या जो इस बबल में रहना, उसके बाद मेंटली थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने के लिए क्या आपको लगता है कि इनफ टाइम मिल गया था? देखिए, सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये जो मसाइल हैं कहीं थोड़े ज़्यादा हैं, कहीं थोड़े कम हैं, लेकिन अब क्रिकेट जो है पिछले 1 साल से वो इसी तरह से हो रही है। सो उसके लिए प्लेयर्स यूज टू होते जा रहे हैं, होना पड़ेगा, बिकॉज जब तक ये कोविड के इश्यूज हैं इस किस्म के प्रॉब्लम रहेंगे। सो उसमें हम कैसे अपने आप को ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, तो ये चीज़ें प्लेयर्स को खुद मैनेज करनी होगी और उसके बगैर गुजारा होगा नहीं। सो प्लेयर्स अब जो जितना तगड़े होंगे, इस गर्मी को बर्दाश्त करेंगे और मेंटली स्ट्रांग होंगे, वही टीम जो है वो आगे बढ़ेगी। जो मेंटली स्ट्रांग होगी वही टीम आगे बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि हम तैयार हैं एज टीम्स जो है वो आपने डिफरेंट देखा है, और अब एक दफ़ा गलती भी हुई, फिर पोस्टपोन भी हो गया, बीच में गैप भी आ गया, तो आपको लगता है कि सीख लिया गलतियों से, थोड़ा बेहतर मैच में भी परफॉर्मेंस नजर आएगी और एटीट्यूड में भी? देखिए, उम्मीद तो यही है कि इतनी बड़ी गलती जब की थी जिसका खमियाजा सबने ही भुगता, सो उससे उम्मीद यही है कि प्लेयर से ज्यादा जो लोग उसको मैनेज करने वाले हैं उन्होंने सीखा होगा। अभी तक तो नजर आ रहा है जिस किस्म की सख्ती है, जिस तरह से जो टीम मैनेज कर रही है PSL को, कि कुछ सीख लिया है। एंड हमारी दुआ भी है और होपफुली ये कंप्लीट हो, बिकॉज इसका सही तरीके से कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कुछ जिन मराहिल से प्लेयर्स और PCB गुजरा है, अब अगर खुदा ना खास्ता कोई रुकावट आई तो फिर बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। PCB की आपने जिक्र किया है कि PCB ने कुछ गलतियां की। एक और मामला बहुत ज़्यादा इस वक्त सरफेस हो रहा है, वो ये है कि जी पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ जो आने वाली है उसके हवाले से, क्योंकि PSL तो अब चलना है, लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ इसके बाद है, उसकी आपको क्या लगता है जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है? कल ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाएगा, PTV के ज़रिए। क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है पाकिस्तान के शायकीन के लिए कि पाकिस्तान का मैच PTV पर नहीं दिखाया जा रहा?
देखिए, जो जिस तरह से बताया गया वो मुझे चीज थोड़ी बेहतर नहीं लगी, समझ नहीं आई। आप एक तरफ आपको भी याद होगा कि जो रुकावट आ रही थी PSL की अबू धाबी में, उसकी वजह बन रहा था जो इंडियन क्रू जो प्रोडक्शन के लिए इंडिया से आ रहा था जी। वो एक बहुत बड़ी रुकावट था। अच्छा, वो हमने बर्दाश्त कर लिया, सिफारिशें लिखवा दी अबू धाबी क्रिकेट बोर्ड से कि जी वो इनको आने दें। और अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जी बिकॉज इनके पास राइट्स हैं तो हम नहीं दिखाएंगे। हम क्यों नहीं सही सच कह रहे? जो मुझे नजर आ रहा है कि जी हमें जो 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 रेवेन्यू हासिल नहीं हो पाएगा और जो इन्वेस्टमेंट या जो पैसा लगाना पड़ेगा उतना हम यहाँ इश्तहार से और दूसरे तरीकों से हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मेन वजह मुझे लग रही है कि जो पैसे आपको दिखाने के लिए देने पड़ेंगे वो शायद आप देना नहीं चाह रहे या वो खर्चा आप उठाना नहीं चाह रहे। तो उसको उस तरह से बताना चाहिए। तो हमारा इजीएस्ट वे यही होता है कि जी आप इंडिया पे का जिक्र कर दें तो सब मुतमईन भी हो जाते हैं। लेकिन वो जो भी दुनिया में दिखा रहा है मुझे तो उससे सिर्फ टीवी पे दिखाने के राइट्स लेने ना, उसका पैसा देना है। मुझे इससे क्या जो प्रोडक्शन कर रहा है, अगर इस तरह से तो फिर PSL की प्रोडक्शन जो इंडिया के लोग कर रहे हैं तो PSL क्यों दिखाया जा रहा है? बिल्कुल तो हमें थोड़ा सच बोलना चाहिए और उसमें कोई कोताही नहीं है। अगर नहीं दिखा पा रहे, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो उसको उस तरह से बयान किया जाए। बिल्कुल सही फवाद, और आपकी ये बात भी ठीक है, ज्यादा दूर क्या जाना। PSL में भी तो आपने इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को बुलाया। अगर आपने बॉयकॉट करना है तो फिर हर चीज का करें, उस पे आपने बात नहीं की और इस पे आपने बिल्कुल ही पूरा का पूरा मलबा ये डाल दिया कि इंडियन चैनल है तो हम नहीं दिखाएंगे। होगा क्या? आवाम देखेगी उसको, इंडियन चैनल पर ही देखेगी, लॉस तो आपका ही होगा ना। नहीं, देखिए, लॉस मैं इस सूरत में समझता हूँ कि शायद इन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि इन्हें जो कुछ इन्हें खर्चा करना पड़ रहा होगा शायद वो यहाँ से वो आमदनी ना हो पा रही हो। तो और मुश्किल ये होता है कि माजी में हम अपने बचपन से ही देख रहे हैं, ऐसा होता नहीं है कि पाकिस्तान की सीरीज बहुत कम हुए कि PTV ना दिखाए। तो अब ये आपने कहीं ना कहीं तो पैसे बचाने होते हैं। तो हो सकता है कि शायद आप वो आमदनी ना हो पा रही हो तो उसका आसान तरीन तरीका ये है कि आप ये कह दें तो लोग भी मुतमईन हो जाएंगे और आप बच भी जाएंगे। बिल्कुल सही, आपने फेस सेविंग के लिए ये स्टेटमेंट दे दी, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा फवाद, कमिंग बैक ऑन PSL, आज का जो पहला मैच है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों टीम के क्या हो सकते हैं? कौन सी टीम आपको तगड़ी लग रही है? देखिए, पहला मैच हो रहा है, मौसम काफी गर्म है और आप जैसा आप लोग बात कर रहे थे कि मुश्किल मरहला तय करके प्लेयर्स आ रहे हैं। अब उसमें टीम जो स्ट्रॉन्ग होगी, तैयार होगी तगड़े तरीके से, वो जीतेगी। लेकिन मुझे बॉलिंग लाहौर कलंदर की काफी बेहतर नजर आ रही, स्पेशली राशिद खान के आने के बाद, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग उनसे कदरे बेहतर है। सो अच्छी बैटिंग का अच्छी बॉलिंग से मुकाबला है। T20 में बॉलिंग जिसकी अच्छी होती है उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जीतने के। सो लाहौर कलंदर को एज हासिल है। राशिद के आने से बहुत बड़ा फर्क हो गया है और मैं लाहौर को इस PSL में शुरू से ही आपके साथ हम कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि लाहौर टाइटल जीतने के लिए फेवरेट है। अच्छा, लाहौर आज मैच जीतने के लिए फेवरेट है। जी सही फवाद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लाहौर फेवरेट है, और क्या आपको लग रहा है कुछ अगर प्लेयर्स की बात करें, जैसे होता है ना कि ये प्लेयर जो है वो आज ट्रम्प कार्ड साबित होगा या इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ये टीम में शामिल क्यों कर लिया गया, उनमें कौन कौन आपको नजर आ रहा है? देखिए, फखर जमान की जिस तरह की फॉर्म है, फिर हफीज है, राशिद खान की मैंने आपसे बात की, शाहीन शाह है, उसी तरह इस्लामाबाद में आप बात करें तो हसन अली है। हसन अली मैच विनर है और आपने जिस तरह से देखा होगा जब वो डोमेस्टिक सीजन खेल के आया, पाकिस्तान को जो मैचेस जितवाते रहे, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शादाब पे मेरे ख्याल से काफ़ी जिम्मेदारी है। उसकी वजह ये है कि उनसे जो एक्सपेक्टेशन है और जिस तरह से वो परफॉर्म करते आए हैं, सो उम्मीद यही है इस्लामाबाद को कि शादाब थोड़ा फॉर्म में वापस आएंगे और अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अब देखना यही है कि किस तरह से ये जो दो बेहतरीन दोस्त भी हैं, दो साथी भी हैं जिनको क्रिकेट समझ में भी आती है, एक साथ खेलते भी रहे, तो वो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस्लामाबाद के लिए। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट प्लेयर। लोगों को अपना लोहा दोबारा से मनवाना पड़ेगा और आज के मैच में एक इम्पैक्ट डालना पड़ेगा कि हम दोबारा से तैयार हैं और फुल एनर्जी के साथ खेलेंगे। फवाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड लेट्स सी कि इन दोनों टीम कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो एक्चुअली
वो जैसे कहते हैं ना चल सकते हैं Exactly. और दिखा सकते हैं अपनी तो परफॉर्मेंस। लेट्स सी क्या होता है जी। आज पहला मैच है तो आप जरूर टीवी पे ये मैच जरूर देखिएगा और एंजॉय कीजिए पीएसएल को। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और एंजॉयमेंट के लिए जो है वो मेरा ख्याल है सामान तैयार किया गया आपके लिए, थोड़ा सा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल की जानिब से टिकटॉक एप्लीकेशन जो कि बड़ी फेमस हो चुकी है उसके साथ शराकतदारी का ऐलान किया गया है और पाकिस्तान सुपर लीग और टिकटॉक एप्लीकेशन के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत भी कर लिए गए हैं। बिल्कुल पार्टनरशिप हो गई है जी, जिसके बाद पीएसएल में टिकटॉक की शराकतदारी का ऐलान हुआ और पाकिस्तान सुपर लीग 6 और टिकटॉक के दरमियान ये जो मुआहदा तय पाया है इसके तहत मदा सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के जरिए ऐसा कंटेंट तैयार करेंगे जिसे दुनिया भर में देखा जा सकेगा और इस प्लेटफॉर्म के जरिए पीसीबी का पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद उनके मद्दाहों के साथ ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। और इसके साथ साथ चूंकि ये डिसीजन एक इंसिडेंट की बेस पर लिया गया, इंसिडेंट कह लें या एक ऑब्जर्वेशन कह लें जो हुई कि जब तराना इसका जारी हुआ ग्रूव मेरा, उसको टिकटॉक पे खूब पजीम राय मिली। उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट, इसको और ज्यादा पार्टनरशिप के जरिए हम एक्सप्लोर करें। और 1.7 बिलियन यूजर्स जो हैं वो उन्होंने इसको देखा, यानी कि 1.7 व्यूज भी मिले, 1.7 यानी कि 1.7 अरब व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे ख्याल में। तो ऑब्वियसली ये डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा इजी हो गया होगा कि इतनी ज़्यादा अगर व्यूअरशिप है तो वाई नॉट आप पीएसएल को भी इसमें हाईलाइट करें, पीएसएल को मज़ीद मिलेगी, मज़ीद फॉलोइंग मिलेगी और लोग भी मज़ीद इसके साथ अटैच होंगे। तो आई थिंक ये एक अच्छी मूव है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अगर आपने कुछ स्टेप लिया। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम हमेशा आज के दिन की मुनासिबत से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट डे इट इज़। तो बहुत से लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है क्योंकि हर रोज़ किसी न किसी की बर्थडे होती है ना, ऐसा ही होता है। बिल्कुल हर रोज़ किसी न किसी की बर्थडे होती है और आज हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 24/9 की टीम के एक अहम मेंबर हमारे प्रोड्यूसर अली की आज बर्थडे है। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए इसलिए आज अहम दिन बन चुका है। बिल्कुल, अली 24 के साथ उस टाइम से वाबस्ता हैं जब जुगन एट 9 जो है वो शुरू हुआ था और जुगन काजिम यहाँ पर होती थी और फिर उसके बाद वो हमारी टीम का एक बड़ा अहम हिस्सा बन गए। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अली। और बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, बहुत कुछ बड़ी जल्दी अपने आप को वो जैसे कहते हैं ना कि ग्रूम करके अपग्रेड कर लिया है। बड़ी जरूरत बन गई है हमारी टीम की अब तो, मतलब 24/9 की एक अहम जरूरत है ये इस टीम की। तो मेरे ख्याल में जब इंसान मेहनत करता है तो सब उसकी तारीफ भी करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मेहनत आपने करते रहनी है अली, जिस तरह से आप अभी कर रहे हैं और आप जिंदगी में इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और अभी वो पीसीआर में देखकर खुश हो रहे होंगे क्योंकि ये टोटल हमने उनको नहीं बताया था। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन यंग बॉय। और जिन जिन की हैप्पी बर्थडे अली, उन सबको वेरी हैप्पी। वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसकी आज बर्थडे उन सबको हैप्पी बर्थडे, खुसूसन अली को। तो हम उनके लिए बड़ी दुआएं देते हैं और इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। आप क्या कराएंगे एक ऐसे नौजवान से जो पहले भी सिटी एट 9 के 24/9 के मेहमान बन चुके हैं और 13 साल ये मार्शल आर्टिस्ट हैं नुमान महसूद, जिन्होंने अभी रिसेंटली बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया। और मेरे लिए ये इसलिए इतना बड़ा कमाल भी है कि उन्होंने इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी, इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ा है 13 साल मार्शल आर्टिस्ट नुमान महसूद ने। और ये किप्स अप्स का रिकॉर्ड है। किप अप्स एक बड़ी ज़बरदस्त मार्शल आर्ट की गेम है जिसमें उन्होंने 52 किप अप्स करके रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1 मिनट में 52 टाइम्स उन्होंने ये किप अप्स किए हैं और ये रिकॉर्ड अब उनके नाम हो चुका है। तो रिकॉर्ड्स बनाने में माशाल्लाह ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि ये इसी तरह काम करते रहें। तो आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं जी। नुमान महसूद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह एक बार फिर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है, मैं जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने किप अप का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड पहले इंडिया के खिलाड़ी अमान चटर्जी के पास था जिन्होंने 1 मिनट में 47 किप अप किए थे। मैंने 1 मिनट में 52 किप अप करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जबरदस्त जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया और ये कोई इतना आसान नहीं है नुमान। मतलब हम देख रहे हैं वीडियो, मैं तो शायद एक दफा भी ना कर सकूं आपने उसको रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब 47 टाइम्स जो है वो 1 मिनट में किया था और आपने 52 टाइम्स कर दिया। कितनी प्रैक्टिस लगी, कितना मुश्किल था ये रिकॉर्ड ब्रेक करना? जी, रिकॉर्ड बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। मैंने इस रिकॉर्ड के लिए 3-4 महीने खूब प्रैक्टिस की और दिन में लगभग 2 से 3 घंटे इसके लिए प्रैक्टिस की। इसके लिए स्पीड, स्टेमिना की ज़रूरत होती है और सरफान ने मुझ पर बहुत मेहनत की इस रिकॉर्ड के लिए। तो मैंने ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया।
बिल्कुल सही नुमान, जैसे आपने बताया कि ये बड़ा मुश्किल टारगेट है ये। अब ये बताइएगा कि आपकी एकेडमी बड़ा काम कर रही है पाकिस्तान के लिए, आपकी एकेडमी में बड़े इस बारे में काम हो रहा है मार्शल आर्ट्स के हवाले से, तो कैसे आप लोग सब लोग प्लान बनाते हैं, तैयारियां करते हैं और फिर आप लोग टारगेट सेट करते हैं अपना? हमारे टीचर इरफान मसूद जो कि 42 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है होल्डर है, और हमारे लिए कोई प्राइवेट क्लब नहीं है। हम हमारे क्लब के 4-5 बच्चे जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है, और हम बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं और फिर उसको अचीव भी करते हैं। नुमान, अभी तक आप कितने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हो? मैं 2 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डर हूँ। इससे पहले एक रिकॉर्ड था हुप्स और विलेज का, जी जी, जो कि बरतानिया के खिलाड़ी टोबियास नैश के पास था, और वो रिकॉर्ड 30 सेकेंड में 17 किए थे। मैंने 30 सेकंड में 20 हुप्स और विलेज करके वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो नुमान, अब ये बताएं कि आपने आगे क्या टारगेट सेट किए हुए हैं, क्या प्लान्स हैं आगे, कौन कौन से रिकॉर्ड पर नज़र आपकी? आगे तो बहुत टारगेट है और बहुत से रिकॉर्ड है जिसको मैं अचीव कर सकता हूँ। अगर हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट हो, और हुकूमत की तरफ से कोई इंडोर हॉल नहीं है, ना ही केपी गवर्नमेंट की कोई फ़ोन आई है, ना कोई सपोर्ट है, अगर वो हमें सपोर्ट करे तो हम इंशाल्लाह और भी रिकॉर्ड बनाएंगे। इंशाल्लाह और भी रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी कोई तैयारी कर रहे हो पर्टिकुलरली किसी अवार्ड की? हाँ, तैयारी तो अभी चालू है, दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इंशाल्लाह अगर हुकूमत की तरफ से सपोर्ट हो तो हम इंशाल्लाह और रिकॉर्ड बनाएंगे। इंशाल्लाह जी, ज़रूर हम ये आपके लिए दुआ करते हैं कि आप इसमें और आगे जाएं और गवर्नमेंट जो है वो भी सपोर्ट करे। शुक्रिया नुमान महसूद आपका। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने फैलाया है कि जो कि इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्स के अंदर सेक्टर हो, उसमें अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी तो कभी भी वो स्पोर्ट्स जो है वो आगे नहीं जा सकती। बिल्कुल, कभी भी वो सपोर्ट आगे नहीं जा सकती, और आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आपको देंगे। अक्सर ये कहते सुना है कि गाड़ियों के शीशे चोरी हो जाते हैं ना, साइड मिरर्स उतार के ले गए, या कोई एसेसरीज गाड़ी में बाहर, मतलब आपने मॉडिफाई कराई हुई और कुछ लगा हुआ उतार के ले गए। आप यकीन करेंगे इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। इस्लामाबाद में पार्क की गई गाड़ियां बिल्कुल महफूज नहीं है, टायर ही उतार कर ले गए चोर। और आप ये देखें कि चारों टायर कितनी प्लानिंग से उतारे हुए हैं, और ये पार्किंग लॉट्स हैं कुछ जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर गाड़ी कुछ देर ज़्यादा के लिए खड़ी रही तो वहाँ पर ये चोरों ने ऐसे किया है और अब टायरों से महरूम कर दिया। पार्क की गई तमाम गाड़ियों में जिनकी तस्वीर इस पर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, उनके टायर चारों उतारे गए हैं। उनको पहले ईंटें रखी गई हैं या फिर कोई और चीज़ नीचे रखकर तो चारों टायर उतारे गए हैं और वहाँ से वो शख्स गायब हो जाता है। इतना टाइम अच्छा खासा लगता है, वैसे अच्छे खासे बिकते हैं, 20 से 25 हज़ार की वैसे इनकी अगर कीमत है, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है अगर आप रीसेल पे जाएंगे तो ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये के बिक जाएंगे, लेकिन जिस शख्स ने नए दफा डलवाने जाना है उसका ये 25 हज़ार रुपये 2-4 हज़ार में नहीं बिकेंगे, मुझे लगता है ठीक ठाक बिकेंगे अब उसे, मतलब अच्छी बड़ी गाड़ियों के, मतलब ये कोई छोटी गाड़ियां नहीं है, ये तो खैर छोटी गाड़ी है, बट बीच में अब अच्छी बड़ी गाड़ियों में भी अगर टायर जाएंगे अब आप ऐसे कहें आपने गाड़ी के टायर चेंज कराने जाना होना, मैं तो जंजीर लगाऊंगी अगर मैं इस्लामाबाद गई तो, मैंने तो तय कर लिया है, ये इस तरह तो मैं गाड़ी खड़ी करूंगी नहीं। आपको ये ना मजबूरी करनी हो जाए तो इसलिए मैं आप कह रहा हूँ कि अगर आपको टायर चेंज कराने पड़ जाए तो आप कभी जब टायर शॉप पर जाएंगी तो आप कहेंगे जी मेरी गाड़ी के रेट लगा दें टायरों के, तो वो आपको 2-4 हज़ार ही कहेंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि असल में अगर ये यूज टायर 2-4 हज़ार में, मतलब बड़ी गाड़ियों के, हैचबैक गाड़ियों के 2-4 हज़ार, मैं ये तो कह रहा हूँ आप जाके विजिट तो करें। अभी आपने मैं क्यों विजिट करूं, आप व्हाई आर यू विशिंग इट ऑन मी? आप विजिट करें। लेकिन मेरा कहने का मकसद वाला आइडिया है ना, ये भी मैंने एक पोस्ट में देखा है। अब लोग जो है ना वो अगर उन्होंने ज्यादा देर के लिए पार्क करनी है तो वो अपनी गाड़ी के टायरों, मतलब क्या जमाना होता ये है कि जब आपने साइड मिरर्स का जिक्र किया था ना, साइड मिरर्स से जब चोरी हुए मिलते हैं ना मार्केट में वो 2-4 हज़ार के बिकते हैं, लेकिन आपको याद है आपके जब इस तरह हुआ था तो आपको 20 से ज्यादा हज़ार रुपये खर्चना पड़ा क्योंकि आपने नए लगवाने थे। लेकिन जो चोर होता है ना वो 2-4 हज़ार रुपये की चीज अपने लिए बेच देता है, और जो दुकानदार जो खरीदते हैं ये चोरी का सामान उनको ही पता होता है ये चोरी करके लेके आया, और वो सस्ते दामों ये खरीद लेते हैं। और उसके बाद जो, लेकिन असल में मसला ये है कि जो कस्टमर का 2-4 हज़ार में जाएगा, जिनके टायर चोरी हुए हैं ना उनके नुकसान है ना, उनके दिल को हॉल पड़ रहे होंगे। मैं ये तो कह रहा हूँ कि उनका नुकसान है। अब ये तो मैं कह रहा हूँ कि 2-4 हज़ार वैसे यार हाथ से ले जाता टायर, उनका तो 25 हज़ार का नुकसान हो गया ना, उसने जब टायर डलवाने जाना है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान है, और जो चोर है उसको ज्यादा कोई फायदा नहीं है। तो पुलिस को चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं उन करे इस मामले में, लेकिन बहरहाल आप होशियार हो जाएं कि आपको नुकसान ना हो। और ये जो 2-4 हज़ार वाली बात है ये भी मुझे हजम नहीं हो रही, 25 हज़ार वाली बात भी मुझे हजम नहीं हो रही, क्योंकि मुझे लगता है इससे कहीं एक्सपेंसिव। आप विजिट तो करें, ये तो मैं कह रहा हूं। चले मैं विजिट करूंगी और मैं इस पे बात करूंगी, लेकिन आप मुझे लग रहा है बड़े सस्ते में या तो बेच रहे हैं और खरीद भी बड़े सस्ते में रहे हैं, इतने सस्ते में जाते नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप इस्लामाबाद में लंबे टाइम के लिए गाड़ी पार्क कर रहे हैं
प्लीज चेन लगा लें, टायरों से महरूम मतलब आप गाड़ी गाड़ी जो है ना, को जाने वो से नहीं होनी पहले चाहिए। चेन लगाएं और फिर आप जाएं। You have to be careful कैसे- जब ये हालात हो। पुलिस का काम है, पुलिसिंग बेहतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग चेनें लगाकर गाड़ी से जाएं, ये गलत है। पुलिस को चाहिए कि वो बेहतर परफॉर्मेंस करे और इस तरह के जो लोग हैं, जो चोर हैं, उनको फौरी तौर पर आपकी पकड़ें। गाड़ी आपकी जिम्मेदारी। बस एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट जुमे को पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हो रही हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेवलपमेंट बजट और इसके साथ डिफेंस और डेट सर्विसिंग के लिए क्या रखा जाएगा, क्योंकि 8,000 अरब हुजम बताया जा रहा है बजट का। इसके साथ साथ IMF के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि IMF ने जो कंडीशंस लगाई हैं उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कि 200 अरब रुपये टैक्स हम नहीं लगाएंगे, मजीद टैक्सेस नहीं लगाएंगे, वो मानने से इनकार कर दिया। तो क्या ये वाकई इनकार मुश्किल था या आसान था, या ये वाकई एक्चुअली हो सका है या नहीं हो सका, ये सवाल उठ चुके हैं। और ज़राए ने यह भी कहा है कि टैक्स टारगेट बिजली और गैस की कीमतों पर ताहाल इत्तफाक नहीं हो सका और आलमी मालियाती फंड को मुतबादिल प्लान दे दिया है। अब वो मुतबादिल प्लान IMF मानता है या नहीं मानता, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन गवर्नमेंट अभी उसी स्टांस पर है कि हम टैक्सेस ऐड नहीं करेंगे, बिजली महंगी नहीं करेंगे और हम गरीब आवाम को रिलीफ देंगे अपने इस बजट में। क्या वाकई में गवर्नमेंट रिलीफ देने जा रही है? क्योंकि लोन रिपोर्ट भी अगर हम जिक्र करें तो मुल्क का मकामी कर्जा 20 खरब से जायद हो चुका है। ये कर्जा माली साल 2020 की उसी अरसे में लिए जाने वाली रकम से कम है, यानी कि 2020 में जो हमने जितना कर्जा लिया था उससे तो कम है, लेकिन स्टिल ये एग्जिस्ट भी कर रहा है और स्टैंड भी कर रहा है, तो वो भी पे करना है और उसकी साथ भी जानी है। तो ये तमाम मामला है क्या, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट शकील रामे मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बजट आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया अगेंस्ट IMF कि हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। देखें, अभी स्टैंड लेने की जो बात है इसको मैं समझता हूँ ये तो है, क्योंकि हमारी जो उनके साथ कमिटमेंट्स हुई है IMF के साथ, वो हमें वन एंड अदर वे हमें पूरी करनी है। स्टैंड हम तब लेंगे जब हमारी इकानमी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की आउटपुट देनी शुरू करें, या हम अपने जो टैक्सेस हैं किसी और तरीके से बढ़ाएं। अगर कीमतें ज़्यादा करनी, यानी कि इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जाहिर बात है गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है कि इन्फ्लेशन मजीद ना हो, मगर इसके साथ साथ हमें ये भी उनको बताना है कि हमने टैक्स कैसे बढ़ाएंगे। अभी जो बात चल रही है कि हम टैक्स रेट को नहीं बढ़ाएंगे, हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। अगर वाकई टैक्स नेट को बढ़ाने वाली बात है तो हमें गवर्नमेंट को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए और ये बड़ा खुश आइंद होगा, क्योंकि जैसे जैसे टैक्स नेट बढ़ता है तो जो टैक्स पेयर हैं, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, उन पर बोझ कम होता है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में क्या हुआ था, जब मुशर्रफ के दौर के बाद हमारा जो टैक्स नेट था वो क्या कहते हैं बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया था, मगर अब इस गवर्नमेंट ने दोबारा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए। अगर टैक्स नेट बढ़ता है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा और ये हम फिर IMF से भी बेटर तरीके से नेगोशिएट कर सकेंगे। देखें जी, हमने जो कमिटमेंट की थी कि हम इतने % टैक्स इकट्ठा करेंगे, वो टैक्स तो हम इकट्ठा कर रहे हैं मगर महंगाई नहीं कर रहे, यानी कि जाहिर बात है आप भी जानते हैं कि महंगाई की वजह से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने शकील साहब। आप ये बताइएगा, आपने टैक्स की बात की है, 4,000 पहली दफ़ा क्रॉस किया पाकिस्तान ने टैक्स रेवेन्यू की बात करें, और फिर से टारगेट 6,000 अरब कहा गया IMF की जानिब से। आपको क्या लगता है कि टैक्स टारगेट जो हैं वो कितने एक्चुअली हो सकते हैं पॉसिबल पाकिस्तान में? अगर जो सिचुएशन इस वक्त है ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, मैक्सिमम पाकिस्तान कहाँ तक कलेक्शन कर सकता है? देखें, जो IMF की जो भी डिमांड्स आ रही हैं, ये बड़ी इरेशनल सी डिमांड है। आप देखें, कोई भी जो मुल्क है एक साल में 2,000 अरब रुपया कहाँ से जनरेट करेगा? या तो पहले मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो इकानमी है वो 20% की ग्रोथ पे चली जाए और बहुत ज़्यादा धड़ा रेमिटेंसेस आना शुरू हो जाए और हमारी हर जगह जो क्या कहती चीज़ें चलना शुरू हो जाएँ, तो हम 2,000 अरब मजीद इसको इकट्ठा कर सकते हैं। मगर अभी वो हमें बता रहे हैं, देखिए ये जो फंडामेंटली समझने की चीज़ है, ये जो IMF है, जो बड़े अदारे जब बाहर से आते तो इस बेस में जी हम आपके खैर ख्वाह हैं, मगर ये खैर ख्वाही की बात नहीं होती। ये सिर्फ जिस तरह बैंक नहीं होता जो आपको उससे कर्ज लेते हैं, वो कहते हैं कर्ज वापस करो, बेशक सारा कुछ बेच दो। ये भी बैंक हैं और ये इनकी ऐसी ही इरेशनल डिमांड्स हैं। आप दुनिया में देखें तो इनका जो बिहेवियर है ऐसे ही रहा है। आप बेशक ब्राज़ील की मिसाल ले लें, आप बेशक मैक्सिको की ले लें, अर्जेंटीना की ले लें, आप ग्रीस की ले लें, आप हंगरी की ले लें, पुर्तगाल की ले लें, कई ममालिक हैं, एक लिस्ट है, उनके साथ इसका ऐसा ही बिहेवियर होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट को स्टैंड करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट स्टैंड कैसे कर सकती है, ये भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। हम यानी कि क्या कहते हैं, हवा में तो किला तैयार नहीं ना कर सकते। हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है CPEC की सूरत में। अब देखिए, सेकंड फेज में हम डैम बनाने भी जा रहे हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तरफ भी जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट के करने की बात यह है
अब उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ करें। मगर अब यानी कि अभी खुशाइन बात यह है कि सीपैक अथॉरिटी का बिल पास हो गया है, अब जो कि सीपैक अथॉरिटी को उनको स्ट्रांग करना चाहिए क्योंकि डिसीजन मेकिंग तेज़ हो। अगर डिसीजन मेकिंग फिर वही है कि एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, दूसरी से तीसरी मिनिस्ट्री, तीसरी से चौथी, वो फिर चीज़ें जो पेंडिंग पे यानी कि लेट होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल कहता है गवर्नमेंट को सीपैक को सीरियस लेके सीपैक अथॉरिटी को स्ट्रांग करें कि जो अपनी डिसीजन है इमीडिएटली ले और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इस वक्त हमें स्ट्रांग ग्रोथ की जरूरत है। जो अभी ग्रोथ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कहता कि अगर हमने इसको सीपैक को सेकंड फेज में इग्नोर किया तो हम इसको सस्टेन कर सकेंगे, क्योंकि ये ग्रोथ चंद इंडिकेटर्स है। नंबर देखिए ना, पहला जो 20 में जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो -4.47 नेगेटिव थी जी। अब नेगेटिव से पॉजिटिव में आना कोई इतनी यानी कि ठीक है हमने रिवाइव किया, मगर हम इसको इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, हम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा वेट है इंडाइसेस जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें टेक्सटाइल और टोबैको बेवरेजेस का बहुत ज्यादा है। अगेन एक कंजम्पशन लेड है हमारी, जो कि यानी कि कंजम्पशन की डिमांड बढ़ी है। कंजम्पशन जो इतनी ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होती है, तो हमें सस्टेनेबल करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन की तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और सीपैक की सूरत में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर हम सीपैक अथॉरिटी को स्ट्रांग करें। सीपैक अथॉरिटी को स्ट्रांग करें। और इस दफा भी कल असद उमर ने जैसे कहा कि 87 अरब रुपए रख रहे हैं वो सीपैक के लिए, फिर मगरबी रूट के लिए 42 अरब रुपए रख रहे हैं। तो अगर एक्चुअली ये वहां पर लगे भी तो शायद हालात में बेहतरी आए, लेकिन क्या इतनी बेहतरी आएगी कि हम टैक्सेस ऐड ना करें, ना सिर्फ इस बजट में बल्कि पूरा साल मिनी बजट की सूरत में भी कोई टैक्स ऐड ना करें? क्या हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे? दूसरा, गवर्नमेंट जो कह रही है कि 3.94 तक हम जा सकते हैं इस साल, उन्होंने तो अगले साल का भी बता दिया 4.8 या 4.2 बोला। सो क्या आपको लगता है कि रेमिटेंसेस बेहतर हो रही हैं, वाकई में हो रही हैं? तो क्या आपको लगता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं? देखिए, रेमिटेंसेस का जो हम फिगर देखते हैं तो वो तो हमें बेहतर होता नजर आ रहा है, मगर रेमिटेंसेस से मईशत जो नहीं चलती होती है वो एक छोटा सा पोर्शन होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। मईशत जो है आपकी, वो आपकी प्रोडक्शन बेस पे चलती है कि आपकी प्रोडक्शन बेस में एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, दूसरी हो गया जी कितनी स्ट्रांग है जी। इस बेसिस पे आपकी इंडस्ट्री चलती है। और तीसरी जो चीज है कि मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही कि हमें रेमिटेंसेस बढ़ किस तरह रहे हैं। नंबर तो हमें नजर आ रहे हैं। अब देखें, पूरी दुनिया में जो जॉब मार्केट है वो डिक्लाइन पे है। हमारे जो ममालिक में गए हुए कोरोना की वजह से वो मार्केटें बंद हो रही हैं। क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा लोग अपने एसेट्स को वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं? शकील साहब, इसका जो बता रही है जवाब गवर्नमेंट, वो यहाँ पर जरूरी आपके साथ डिस्कस करना कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके जरिए बेसिकली रेमिटेंसेस जो है बेसिकली अकाउंट में पैसे आना है। तो जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं वो अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, वो पाकिस्तान के अकाउंट में आ रहे हैं, इसलिए वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इनडायरेक्टली आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट की ये बात हमें मानने वाली है। पहले बहुत जरा हुंडी से पैसा आता था, मगर मैं फिर भी बात करूँ सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखना है। ये नेक्स्ट फेज में क्या फेज में ये सस्टेनेबल रहता है? अगर ये सस्टेनेबल रहता है तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, मगर हमें इसकी सस्टेनेबिलिटी को देखना है। मगर इसकी बेसिस पे आप इकोनॉमी को डिफाइन नहीं करते। इकोनॉमी डिफाइन होती है आपकी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन की बेस पे होती है कि आपकी इकोनॉमी प्रोड्यूस क्या कर रही है, वो आपको स्ट्रेंथ देती है। आप देखें, हम चाइना की मिसाल देते हैं। चाइना की स्ट्रेंथ क्या है? वो पूरी दुनिया को प्रोड्यूस करके दे रहा था। ये उसकी स्ट्रेंथ थी, ना कि वो क्या कहते हैं कि रिमिटेंसेस, कोई भी मुल्क है दुनिया का उठा के देगा। शकील साहब, रिमिटेंसेस एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। जी, आपने जैसा कहा है कि डेवलपमेंट करना बड़ा जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की बाइंडिंग्स भी तो है ना, उसको भी देखना है हमने। बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा डेट सर्विसिंग के लिए रखा हुआ है, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजबूरी है। तो पाकिस्तान डेवलपमेंट में क्या खर्च करे, इंडस्ट्री पे क्या खर्च करे, डेट सर्विसिंग से किस तरह से करे, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो रेशोज हैं, उसको आप कैसे देखते हैं कि डेट सर्विसिंग मजबूरी है बहुत बड़ी? देखें, जो हमारी एक मजबूरी है डेट सर्विसिंग, उसके मैं डिनाई नहीं करता, मगर जो हमारी अभी पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना, यानी कि इसे कम आउट करने के लिए उसको हमें रीडिफाइन करने की जरूरत है। नंबर 1, अब देखें, आप लोगों को सबसिस्टेंस अलाउंस क्यों देते हैं? लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पैसा दें। हमने जो सास प्रोग्राम के थ्रू बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर रहे हैं, ठीक उन लोगों से सबसिस्टेंस अलाउंस दें जो तो या तो डिसेबल है, काम नहीं कर सकते, या एल्डरी है, काम नहीं कर सकते, या बच्चे हैं, काम नहीं कर सकते, और फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको तो सबसिस्टेंस अलाउंस बनता है। आपने फ्री चेक तकसीम करना शुरू किए हुए, आप लोगों को पैसा दें मगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने भी देखा होगा कि चाइना ने रिसेंटली कहा जी कि हम पॉवर्टी हमारे मुल्क में खत्म हो गई है। आपको पता है 2000 से लेकर 2020 तक जो उनकी पॉवर्टी खत्म हुई है, 100 मिलियन लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से निकाला है। उसमें 95% लोगों को उन्होंने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके निकाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये किसी को एग्रीकल्चर की छोटी सी चीज बेची किसी ने,
उसको कनेक्ट किया, किसी ने अंडे बेचे, किसी ने गोश्त बेचे, यानी उन्होंने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करो। वो आपके यानी कि आप पे बर्डन भी नहीं होता है, आपके मुल्क में रेवेन्यू भी हो रहा होता है, आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, आपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी का हिस्सा बनना, ना कि अपने सबसिस्टेंस अलाउंस की तरफ देखना। बिल्कुल सही, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की रामे साहब। जैसे आपने कहा कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना होगा या स्किल्ड एजुकेशन की तरफ जाना होगा, लोगों को खुद मुख्तार करना होगा, रोजी खुद कमा सके और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल फिर इकोनॉमी पर पड़ता है। लास्ट बात मैं करूंगा इस पे। अब देखिए, हम स्किल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, हम दो सोसाइटी के सेगमेंट्स को भूल जाते हैं। एक मदरसा स्टूडेंट्स, इस वक्त 6 मिलियन लोग जो हैं कि यानी कि मुख्तलिफ एस्टिमेट आते हैं जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं। गवर्नमेंट तो कहते हैं 3.5 मिलियन, कुछ लोग कहते हैं 6 मिलियन लोग हैं मदरसा में जो बच्चे हैं। और फिर अनएजुकेटेड यूथ, अब देखिए हमारा लिटरेसी रेट क्या 62% है या 60% है, इसके दरमियान है। इसका मतलब है 38 to 40% आपके लोग अनएजुकेटेड है और 63% उसमें से यूथ है। आप उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? और वही पॉवर्टी में सबसे बॉटम गुड लाइन पे। बिल्कुल सही, राइट। मेरे ख्याल से बड़े पते की बात किया आपने रामे साहब, और बड़े कम लोग होते हैं जो इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि आपको मईशत क्रिएट करनी होगी लोगों में, ताकि गुर्बत खत्म हो, और जब गुर्बत खत्म हो तो महंगाई का ग्राफ खुद ब खुद डाउन आ जाएगा। थैंक यू सो मच शकील रामे साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बात की गवर्नमेंट अभी जितना मर्जी अनाउंस कर दे, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे लोगों को और उसके लिए प्लानिंग और पॉलिसीज नहीं लेकर आएंगे, ये इसी तरह से रिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। कम से कम 15 साल की प्लानिंग करेंगे तो ही मईशत जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर पाकिस्तान की बेहतर हो सकेगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग खबर, रवां साल का पहला सूरज ग्रहण कल होगा, तो फिर इस हवाले से जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो तैयारी पकड़ लें, क्योंकि माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक पाकिस्तान में सूरज ग्रहण दोपहर 1:12 पर भी शुरू होगा और 3:42 पर ये अरूज पर होगा। और सूरज ग्रहण के बारे में कहा जाता है कि रिंग ऑफ फायर लाइट है। उसकी रीज़न ये है कि उसके सामने जब चांद आ जाता है या कोई भी सितारा आ जाता है तो वो एक ओवरशैडो कर देता है पूरे सन को, लेकिन उसकी साइड से किरणें जो हैं वो बाहर नजर आ रही होती हैं। 4:34 पर इसका इख्तिताम होगा और डॉक्टर जावेद ने यह भी कहा कि ये रूस, ग्रीनलैंड, शुमाली कनाडा, शुमाली एशिया, यूरोप और अमेरिका में देखा जा सकेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि सूरज ग्रहण दौरान रिंग ऑफ फायर भी देखा जाएगा, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि अगर ये हर दफा ऐसे नहीं भी होता, कई दफा रिंग ऑफ फायर नहीं बनता, कई दफा, लेकिन इस दफा रिंग ऑफ फायर देखा जाएगा। तो बहुत से ममालिक में इसकी तैयारी भी की जा रही है कि टेलीस्कोप के थ्रू और जो भी टेक्निकल सपोर्ट है उसके थ्रू इसको देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए और इसके बारे में पढ़ा जाए, क्योंकि यही इंसान की मेराज है कि वो बेहतरी जब करता है, इंसान का काम है कि तालीम हासिल करना, मजीद बढ़ना, आगे तजस्सुस, एग्जैक्टली। तो फिर ये तहकीक करना कि आखिर रिंग ऑफ फायर कैसे बना और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हर साल क्यों नहीं बनना ही क्यों नहीं होता, ये बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग वो उनकी सर्कल्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज इसको सूरज ग्रहण ही रहने दें, कुछ और नहीं बनाना, कोई सुपरस्टिशंस ऐड नहीं करनी, कुछ नहीं होता। साइंस इस बारे में कुछ नहीं कहती, हमारा मजहब इस्लाम इस बारे में कुछ नहीं कहता। तो जो चीज़ जैसे है उसकी जुस्तजू वैसे ही कीजिए, क्यूरियोसिटी इल्म हासिल करने के हवाले से कीजिए, अपने फाले ना निकालना शुरू कर दीजिएगा कि किस्मत में क्या होगा, फ्यूचर में क्या हो जाएगा। काफी कुछ इसके साथ रिलेट कर देते हैं, वो भी एक मतलब इसके ऊपर प्रॉपर एक प्रोग्राम हो सकता है कि मिथ्स क्या हो सकते हैं। एक ब्रेक लें फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, ऑलरेडी भी हम इसका आपके साथ जिक्र कर चुके हैं। वाउच 365 एप्लीकेशन है, जिसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसके ज़रिए आप इतने ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में जाकर आप डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर शॉपिंग करनी है, डिफरेंट ब्रांड इसमें शामिल हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ हैं जिनमें इसका जो लिस्ट शामिल है, जिसमें मेजर सिटीज़ में इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान है। और फिर जो ब्रांड्स हैं वो भी इसी में बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांड्स हैं, मेरे ख्याल में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होगा कि वो ज़रूर उधर जाकर शॉपिंग करें या फिर खाएं पिएं तो डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री भी ले सकते हैं। कुछ जगहों पे कितने % डिस्काउंट मिल रहा है ये आपने फिगर आउट करना है और बड़ा आसान है जी। एक छोटा सा कार्ड जो है मेंबरशिप कार्ड 24 के इश्तराक से वो आपको दिया जाएगा और बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा काम आपने क्या करना है, जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं उसका जवाब देना है। और सवाल आज का ये है जी कि PSL 6 में आज, यानी कि आज डेट है 9 जून, ये ना हो ना कि मतलब कल देख रहे हो तो उनको लगे कि कल का हमने तो सही जवाब दिया। 9 जून आज PSL का जो मैच है रात 9 बजे, वो कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं?
ज़्यादा दूर नहीं जाएं, इतना गूगल करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा प्रोग्राम ही आप एक दफ़ा देख लें यूट्यूब पे, चूंकि लाइव चल रहा होता है और उसके बाद अपलोड भी होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि आज कौन कौन सी टीमें मद्दे मुकाबिल हैं और ये वाउच का कार्ड आपका होगा। इसका जवाब दीजिए हमारे फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप इस्तेमाल करते इसका जवाब देंगे तो आपको ये एप्लीकेशन जो है ये आपको कार्ड मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और ये ऑफर जो है वो आपने जाने नहीं देनी है। फ़ायदा उठाने की बात हुई तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरी और आपकी बातें इतनी मैच हो जाती हैं कि मैं अगली स्टोरी पर जा रही होती हूँ और मैं आपका एक वर्ड पिक कर लेती हूँ। जैसे अभी आपने बोला फ़ायदा, तो अब मैं बताने लगी हूँ ढेर सारे फ़ायदे, फ़ायदे ही फ़ायदे, वो जैसे कहते हैं ना एक्साइटेड होके, और वो हैं जी फालसे के। फालसा एक छोटा सा ऐसा फल है जो तुर्श भी होता है, मीठा भी होता है, जिसे खाने का मज़ा भी बड़ा आता है। सिर्फ आपने धोए और फ़ौरन से खा लिए, नमक डाल के मज़ेदार चटपटे से। अब मेरे मुंह में पानी आ गया। बस इसके बाद मेरी बारी है। अच्छा जी, फालसा की बड़ा ज़बरदस्त फल है, इसलिए है क्योंकि ये बड़ी थोड़ी देर के लिए आता है, तो इसका जो थोड़ी देर इसकी ड्यूरेशन है उसमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मौसम गर्मा की शिद्दत जो है वो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। हर गुजरते दिन के साथ जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, तो बेसिकली इसको कहा जाता है बड़ा ठंडा होता है। फालसे का जूस ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, खाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका जूस जो है वो रिसेंट ईयर्स में मैंने देखा है कि इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल में आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें क्योंकि थोड़े दिन के लिए टेस्टी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसके हम कुछ फ़वाइद आपको बताते हैं क्योंकि ये बड़े ज़रूरी हैं। अगर हम कैटेगोरिकली जिसमें हर दफ़ा हम हर किसी न किसी फूड आइटम के बारे में बताते हैं, तो आज हम आपको बताते हैं फालसे के फ़ायदे। ये सबसे पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो आपका अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को ना मसला हो जाता है, मैदे का बहुत मसला हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाती है, तो उसमें इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें मसला नहीं होगा। दीज आर टू थिंग्स। एक तो आपने कहा कि जिनको मैदे का मतलब अंदर ऑर्गन्स में गर्मी हो जाती है उसको ये हेल्प करता है। दूसरा, चूंकि आजकल आपको पता है ना पंजाब साइड पर खासतौर पर लाहौर में कल 43 था, इतना टेम्परेचर हाई, गर्मी कराची में कितनी ज़्यादा होती है, तो ये चूंकि ठंडा फल कहलाता है, तो जो हीट स्ट्रोक आपको अफेक्ट करता है गर्मी की वजह से, उसको भी ये ऑब्वियसली काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करता है। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की जाएगी तो फिर आपको फ़ायदा होगा, वो है दिल को मजबूत करता है। तो आपकी जो शरियानें हैं दिल की, उसकी वजह से मतलब फालसा पीने की वजह से वो मजबूत होंगी और आप इंशाल्लाह किसी भी किस्म की जो हार्ट की डिजीज़ हैं उससे आप दूर रहेंगे। कैंसर के खिलाफ काफ़ी मुफीद है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और कैंसर के खतरे को ख़त्म कर देता है। इसके साथ साथ सांस लेने का जो मसला होता है, निज़ाम तनफ्फुस, उसके मसाइल पर काबू पाने में फालसा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका शरबत पीना दमा, नज़ला, ज़ुकाम और अब चूंकि कोविड की भी यही सिम्टम्स होते हैं, तो उस पर काबू पाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद फराहम कर सकता है। और फिर इसके बाद एक और इसका फ़ायदा, मसल्स बनाने में ये आपकी मदद करता है। ये फल तो बड़ा छोटा सा नन्हा सा है, लेकिन ये मसल्स बनाने में भी आपकी मदद करेगा और इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह यह है कि पोटेशियम और प्रोटीन की मौजूदगी है, जिससे मसल्स मजबूत होते हैं और साथ साथ पट्टों के जो यूजेज है वो बेहतरी हो जाती है। बिल्कुल, जिस्मानी तवानाई बढ़ाता है, एनर्जी बूस्टर के तौर पर यह इस्तेमाल किया जाता है। फालसा खाने की आदत जिस्म को ज़्यादा तवानाई फराहम करती है, आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर तौर पर चलता है और गर्म मौसम में भी आप तरोताज़ा रहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपको किसी आर्टिफिशियल एनर्जी बूस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप नेचुरल फूड है जी आपके पास, जो है, और इतने से तो होते हैं, मतलब हाथ में पकड़ के वो भी खाते रहे, थोड़ा सा नमक उसके ऊपर लगाकर, ठीक है ना? नमक लगा, हाँ नमक जरूरी है। नमक की बात में मेरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है जब मैं फालसे की बात कर रही हूं? ऐसे ही हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद हड्डियां भी मजबूत करता है। तो हड्डियां इसीलिए क्योंकि इसमें कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं और फिर खून की कमी भी ये दूर कर देता है। तो फालसे में मौजूद आयरन है जो कि खून की कमी दूर करने में आपकी मदद करता है। बहुत से लोग एनेमिक होते हैं जी, और एनीमिया का हल जो है वो फालसे की सूरत में निकलता है। और अब मैं देने लगी हूँ सबसे बेहतरीन इस फालसे का। अक्सर शुगर पेशेंट के बारे में कहा जाता है कि वो फल ना खाएं, सो डायबिटीज वाले जो पेशेंट हैं वो दिल खोल के फालसे खाएं क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि नेचुरल फूड जो होते हैं जिसमें फ्रूट्स सबसे ऊपर हैं, उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। आपकी एनर्जी बूस्टर्स ये होते हैं, आपको इसके साथ साथ इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और कल नाजरीन, वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान ने किसानों से बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आए तो देखा चीनी की कीमत बढ़ गई, किसान को गन्ने की पूरी कीमत नहीं मिल रही थी। और वो पूरा जो डायलॉग हुआ उसमें मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये बहुत मैटर और ये बड़ा मैटर भी करता है और बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव था कि फार्मर्स के साथ जो कि डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, तो उनसे उन्होंने मुलाकात की है, एतमाद में लिया है उनको। उन्होंने कहा है कि शुगर माफिया महंगी चीनी बेचता था और किसानों को पूरी कीमत नहीं देता था। उन्होंने इंकशाफ ये भी किया कि FIA ने शुगर माफिया के खिलाफ इंक्वायरी की तो उसे भी धमकियां मिलना शुरू हो गई, लेकिन फिर शुगर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज तहकीकात का आगाज हो चुका है और अब ऐसा ये क्लेम किया जा रहा है कि जल्द जो मुलजमान हैं उनको भी सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से जिन जगहों पर शुगर माफिया बैठे हैं उन्हें भी पकड़ेंगे और वाज़ेह रहे कि हुक्मरानों की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है और जब हुक्मरान पैसा बनाते हैं तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता। उन्होंने कहा कि इंसाफ करने वाली कौम ऊपर जाएगी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है, लेकिन एक सिस्टम नहीं है और माफियाज बैठे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। किसानों से खिताब के दौरान उन्होंने फिर ये भी कहा कि मेरी जदोजहद हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ थी और माफियाज को मुल्क में फायदा पहुंच रहा था, मैं उस चीज को खत्म करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में कॉटन के अलावा तमाम फसलें अब रिकॉर्ड जो है उनकी वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है, जो कि पाकिस्तान के GDP में भी इजाफा हुआ है इसी वजह से। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क से पैसा बाहर ले जाते हैं करप्ट लोग, और उन्होंने ये भी कहा कि माफिया टैक्स नहीं देता, किसानों को पैसा भी नहीं अदा करता। उनका ये भी कहना था कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे जाने वाला मुल्क चीन है, और ये भी उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं और इंडस्ट्री इसी तरह आगे जा सकती है कि किसानों को डायरेक्टली फ़ायदा होगा, तो फिर वो जब फ़ायदा जो ट्रांसफ़र होगा इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री से फिर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है, एक प्रॉपर एक चेन है सिमल, जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप किसानों को एक्सप्लॉइट करें, किसानों को पैसा ना दें और फिर आप ये क्लेम करें और या फिर ये आप उम्मीद करें कि पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन उस बेहतरी के लिए आपको पॉलिसीज भी मुरतब करनी पड़ेंगी, चीज़ें भी तय करनी पड़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब, सिर्फ मुलाकात से कुछ नहीं होगा, आपको किसानों की सुनवाई करनी पड़ेगी। जो मसाइल किसानों के हैं वो ना सिर्फ सुनने पड़ेंगे बल्कि उनको हल भी करना पड़ेगा। वो चाहे ट्यूबवेल्स के मसाइल हो, वो चाहे खाद की मद में जो एक्स्ट्रा पैसे वो लोग पे करते हैं, वो चाहे इन दी एंड जैसे आपने खुद उस चीज़ का जिक्र कर दिया कि माफियाज हैं जो किसानों को पेमेंट नहीं करते, वो चाहे उस मद में हो। कल उन्होंने ये जरूर कहा कि तेजी से सोलर की कीमतों में कमी आ रही है और हमारी कोशिश है कि ट्यूबवेल्स जो है वो सोलराइजेशन की तरफ जाए। तो फिर आई थिंक गवर्नमेंट को अनाउंस कर देना चाहिए कोई ऐसा प्लान, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें किसानों को खास तौर पर सोलर जो है वो सस्ती आसान एक साथ पर मिल सके। और आप यकीन जानिए कि किसान अगर सोलराइजेशन की तरफ चले गए तो उनका फायदा सिर्फ नहीं होगा, बिजली का फायदा भी होगा, उनको नहीं मिलती है वो बिजली मिलना शुरू हो जाएगी, सस्ते दामों जो कॉस्ट कट डाउन होगी। और फिर आपने कहा ना कि ऐलान करते हैं 2 दिन है, 2 दिन में बाद ये एक्सपेक्टेड भी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं रिलीफ ही मिले, टैक्सेस आयद ना हो, मजीद चीजें उनके लिए महंगी ना हो। फर्टिलाइजर के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि वो शायद महंगा कर दिया जाएगा, उस पर टैक्स लगा रहे हैं तो उससे फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये चीजें देखनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि अगर आपने फैसिलिटेट करना है तो बेहतर तरीके से ही किया जाए ताकि वो तरक्की में भी उसका प्ले हो सके। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, और आगे बढ़ते हुए आपकी मुलाकात 2 ऐसी बहनों की कराएंगे जो अज़्म और हिम्मत के मिसाल हैं। मुल्तान से इनका ताल्लुक है। 24 साला अनीता और अमरीन जो माजूर होने के बावजूद हुनरमंद हैं। बिल्कुल हुनरमंद हैं, और अनीता और अमरीन बड़ी ही निफासत के साथ कपड़े सिलाई करती हैं और खूबसूरती से कपड़ों की डिज़ाइनिंग करती हैं, डेकोरेट करती हैं उनको, और फिर उसकी वजह से जो है उनका सिस्टम रोज़गार जो है वो चल रहा है। दोनों बहनें पाँव से माजूर हैं मगर हिम्मत उनकी किसी से कम नहीं है। यही चीज़ है जिसके हवाले से हम भी हमेशा ये आपको इस फॉरम के थ्रू ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का कोई इशू है, कोई चाहे वो फिजिकल हो या कोई और ऐसा मसला है, तो उसको अपने आड़े ना लेके आएँ, उसकी वजह से आप पीछे ना रह जाएं। आप मजीद अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको दुनिया भी उसकी तारीफ करती है और आपको अप्रिशिएट भी करती है और आपको इसका फायदा भी होता है। अपनी कमजोरी को अपनी हिम्मत बनाना है। तो दोनों बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, अनीता और अमरीन। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। अमरीन, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, कितने अरसे से आप ये सिलाई कढ़ाई कर रही हैं और आपने अपनी माजूरी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया? हाँ, मैं 4-5 साल से कर रहे हैं। पहले हमने मैट्रिक की 4-5 साल से आप दोनों बहनें सिलाई कढ़ाई कर रही हैं। अनीता, आप बताएं कि आप दोनों बहनें माशाल्लाह ये जो काम कर रही हैं सिलाई कढ़ाई का, ये आप लोगों को ख्याल कैसे आया था? क्योंकि होता है थोड़ा सा नया काम करने में मुश्किल होती है शुरू करने में, तो बताइएगा थोड़ा किस तरह से शुरू किया इसको? हमने पहले ये थोड़ा स्ट्रेस किया था सिलाई कढ़ाई का, फिर हमने सोचा था हम अपना रोजगार कमाएं, इसलिए हम
सिलाई कढ़ाई करने लगी। आप में अमरीन बीमार हैं, जिगर के आर्जे में भी मुब्तला है, क्या हुआ अमरीन को? मुझे 3 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था पित्ते का। उन्होंने ना मेरा जिगर का भी किया था एंडोस्कोपी। जी। फिर अब दोबारा से फिर हो रहा है। सही। अच्छा अनीता, आप जिस तरह से आप दोनों बहनों का ये मसला है और इसके अलावा इश्यूज हैं, जिगर का मसला है, तो फिर जो कि काम भी आप कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम भी होता है, फैमिली वाले कैसे आपको सपोर्ट करते हैं? क्या मामलात हैं ऐसे जो कि आपको इस वक्त प्रॉब्लम है, इश्यूज क्या हैं इस वक्त जो कि आपको सामना है जिनसे? हमारे अब्बू इस दुनिया में 6 साल हो गए, मेरे अब्बू तो फौत हो गए और मेरी अम्मी भी बीमार है बहुत ज्यादा। और मेरे 3 भाई हैं, एक तो भाई रंधता काम करते, बड़े भाई, और एक भाई सिलाई का काम करते। 2 भाई हमसे छोटे हैं, एक भाई हमसे बड़ा है। बिल्कुल सही। और घर में ज़ाहिर है यतीम बच्चियां हैं, माजूर हैं, खुद काम कर रही हैं, खुद इंडिपेंडेंट तौर पर अपनी रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब फिर बीमारी आ जाए और आप अफोर्ड ना कर सकें, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई वसीला बनना होता है और हम कोशिश करते हैं कि अपना प्लेटफॉर्म हमेशा अवेलेबल रखें ऐसे लोगों के लिए जिनको कनेक्ट किया जा सके गवर्नमेंट के साथ। आपको याद होगा किरण इश्तियाक के साथ हमने इंटरव्यू किया था और फिर वज़ीर आला पंजाब ने उसका नोटिस लिया, 50,000 उसको कैश प्राइज भिजवाया और भाई को सरकारी नौकरी मिली। इन बहनों में अमरीन जिगर के आर्जे में मुब्तला है, अनीता भी बीमार है और पोलियो की वजह से दोनों बहनें माजूर हैं, लेकिन हिम्मत है, हौसला है, अज़्म है जो दिखा रही हैं। अमरीन, आपकी तरफ मैं आऊँगी। सिलाई कढ़ाई का काम अब आप कर पाती हैं बीमारी की वजह से, खासतौर पर जिगर का जब से मसला हुआ? जी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, वैसे बैठ के नहीं जाता मेरे से। सही। तो बेसिकली थोड़ा मुश्किल है काम करना ऑब्वियसली। अब ये बताएं, आप दोनों बहनें हैं, मिलकर काम कर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी है ख्वाहिश कि किस तरह से आपको सपोर्ट किया जाए? गवर्नमेंट ऐसा क्या करे, फाइनेंशियली है या इलाज करवाना है या कोई नौकरी चाहिए, ताकि हमारा ये फॉरम इस्तेमाल हो, ताकि गवर्नमेंट जो है आपको फिर उस तरीके से सपोर्ट कर सके? हमें हुकूमत से ये गुजारिश है कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब दे जाए ताकि हम अपने पैरों पे खुद खड़े होते। सही। अच्छा अमरीन और अनीता, आप लोगों का अपना मकान है, अपने घर पे रह रहे हो? जी जी, 2.5 मरले का मकान है। कराएगा। तो ये बताएं कि आप लोगों को ऑलरेडी आपकी जो है फैमिली को कोई हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद मिल रही है जो जिससे हम ये क्योंकि गवर्नमेंट के काफी प्लान्स हैं, एहसास प्रोग्राम भी है, कुछ ऑलरेडी मिल रही है सपोर्ट गवर्नमेंट से? नहीं अभी तक तो नहीं मिले, थोड़े बहुत वैसे हो जाती है। अच्छा, अभी कोई सपोर्ट नहीं है? आपने कभी अप्लाई किया? वालिदा भी बीमार है। वालिदा भी बीमार है। अमरीन, आपने कभी ट्राई किया, अप्लाई किया एहसास प्रोग्राम के लिए, अभी जो गवर्नमेंट ने इशू किया था? नहीं। सही। तो बेसिकली आपको गाइडेंस भी है दिलवानी, ताकि आप कफालत प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, इसके ज़रिए जितने भी प्रोग्राम्स के थ्रू आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है वो भी हो, सपोर्ट भी मिले, साथ नौकरी भी ऐसी मिले जिससे आपकी जो फैमिली है वो इंशाल्लाह थोड़ी मजबूत हो, आगे बढ़े। आप लोग तो माशाल्लाह हिम्मत कर ही रहे हैं बीमारी में इलाज के लिए सपोर्ट कर सकें। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हमारे यहाँ पर तो बहुत से मुखय्यर हजरात भी हैं जो इस चीज़ को बहुत टेकअप कर लेते हैं, खुद से इनिशिएटिव ले लेते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने मुखय्यर हजरात हैं, अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इन 2 बहनों को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और हमारे थ्रू दे सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। मुल्तान में ऑब्वियसली ये रहते हैं,
अनीता और अमरीन, कुछ कहना चाहोगे आप? तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी जितने भी हमारे जैसे मासूम बहन है वो हिम्मत ना हारे, अपना तो तुम तैयार हो अपने। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि हिम्मत नहीं हारनी है। जी 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 बोले, आप कुछ कह रहे और हैं। मेरी वालदा सूरत भी पेशन है, आज भी पेशन है, आज थी। बहुत खूबसूरत बात की। और मेरे ख्याल में अनीता और अम्बरीन जो हैं जिस तरह हिम्मत हौसले की एक बेहतरीन मिसाल है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो लोग इनको देख रहे हैं, दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, अगर उन्हें किसी किस्म की कोई माजूरी है, किसी किस्म का कोई इशू है, तो मेरे ख्याल में इन दोनों बहनों को अगर देखा जाए तो फिर आपको हिम्मत हौसला ज़रूर मिल सकता है। और हमारा अब काम है कि हमने सपोर्ट बनना है इनकी, जितने लोग शो देख रहे हैं या अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये देख रहे हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर आला से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुद कांटेक्ट कीजिए इस फैमिली को, देखिए कि वो किस कदर मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं इस 2.5 मरले के मकान में, जिसमें ये दोनों माजूर बहनें मेहनत मजदूरी करके अपना पेट तो पाल रही हैं, लेकिन शायद अब अपनी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकेंगी, अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा सकेंगे। तो वज़ीर आला पंजाब प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर नोटिस लीजिएगा। बहुत शुक्रिया अनीता और नबीन, आप ज़ात मौजूद थे। और बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी हिम्मत और हौसले को हम दाद देंगे, और ये हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी फैमिली को, ओवरऑल फैमिली को भी सपोर्ट मिले, ताकि ये फैमिली ही इस मसले से आगे निकले और ये इश्यूज़ जो हैं, जो बाइंडिंग्स हैं, जो इकनॉमिक इश्यूज़ जो हैं, एक तो फिज़िकली तो हो गया, अल्लाह की तरफ से हो गया, कुदरत का मामला होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हर शख्स का वो काम है कि वो ज़रूर कीजिए, मदद करें। बिल्कुल। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।